नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 44। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि सक्शन स्ट्रेनर का आईएस कोड कितना होता है। ऑप्शन ए 907, ऑप्शन बी 906, ऑप्शन सी 952 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि सक्शन स्ट्रेनर का आईएस कोड कितना होता है। तो सक्शन स्ट्रेनर का आईएस कितना होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 907। 907 आईएस कोड सक्शन स्ट्रेनर का होता है। अगर हम बात करें 906 के बारे में, 906 जो आईएस कोड होता है वो किसका होगा? वो होता है रिवॉल्विंग हेड फायर ब्रांच का। जो घूमने वाली जो फायर ब्रांच होती है उसका। कुछ इस तरीके की ब्रांच होती है, यहां पे ऊपर की तरफ इसकी नोजल होल लगाई जाती है जिसके माध्यम से पानी जो है फुहार के रूप में निकल करके और आग को बुझाने का काम करता है। तो कुछ इस प्रकार की ब्रांच होती है। नीचे का जो पार्ट है वो 63 mm मेल पार्ट होता है जो डिलीवरी होज के आगे की तरफ इसको लगाया जाता है। तो इसका आईएस कोड जो है वो कितना होता है? 906। इसकी नोजल्स की अगर हम बात करें तो टोटल 9 नोजल इसके अंदर होती है और नोजल का डायमीटर की अगर हम देखें तो 5 mm इसका डायमीटर होता है नोजल का। ठीक है, नेक्स्ट इसके पश्चात अपने पास में 952 जो आईएस कोड है वो होता है फोग ब्रांच का। ठीक है ना, फोग ब्रांच, फोग जो ब्रांच होती है उसका आईएस कोड कितना होता है? 952 फोग ब्रांच का आईएस कोड होता है। जब भी हमें पानी महीन छिद्र के रूप में लेना होता है तो उस दौरान इस फोग ब्रांच का यूज हमें करते हैं। तो उसी फोग ब्रांच के बारे में पूछा गया था, उसका आईएस कोड जो है वो किसका है? 952 इस फोग ब्रांच का होता है। अगर हम बात करें ब्रांच के बारे में कि ब्रांच कितने प्रकार की होती है, तो ब्रांच मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले एक तो आती है कंट्रोल ब्रांच और दूसरी आती है नॉन कंट्रोल ब्रांच। कंट्रोल जिसके अंदर हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, अधिक करना हो, कम करना हो या रोक के रखना हो। और नॉन कंट्रोल जिसके अंदर पानी को ना तो हम अधिक कर सकते हैं, ना कम कर सकते और ना ही रोक के रख सकते। अगर हम बात करें कंट्रोल फायर ब्रांच के बारे में, तो कंट्रोल फायर ब्रांच के अंदर सबसे पहले आती है हेड कंट्रोल फायर ब्रांच, मल्टीपर्पज फायर ब्रांच, फोग ब्रांच, होज रील होज ब्रांच। सभी ये जो हमने ब्रांच बताई ये क्या होती है? इनके अंदर पानी को हम कम कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं या रोके रख सकते हैं। एक हेड कंट्रोल लीवर लगाया जाता है इनके, तो इसी कारण से इसको हम किसके नाम से? कंट्रोल ब्रांच के नाम से जानते हैं। और बात करें हमें नॉन कंट्रोल ब्रांच, जिसके अंदर हम पानी को ना कम कर सकते हैं, ना अधिक कर सकते हो, ना ही रोके रख सकते हैं। सबसे पहले आती है सोट ब्रांच, फिर कॉपर लॉक ब्रांच, मल्टीपर्पज ला एप्लीकेटर मल्टीपर्पज ब्रांच। इसके बाद अपने पास ये जो है रिवॉल्विंग हेड फायर ब्रांच और लास्ट जो आती है इसके अंदर जो गोस नेक फायर ब्रांच। कुछ इस प्रकार से जो मुड़ी हुई होती है, जब भी पानी का टैंक हमें भरना होता है तो उस समय उसका यूज हमें लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एनएफपीए कोड कितना होता है? ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन नंबर डी है 26। तो इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एनएफपीए कोड कितना होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 57। जो एनएफपीए कोड होता है वो किसका होता है? एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। मैं बात करूं 58 के बारे में, तो 58 जो होता है वो होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो उसका एनएफपीए कोड कितना होगा? 58। बात करें हम 50 के बारे में, तो 50 जो एनएफपीए कोड होता है वो होगा बल्क
ऑक्सीजन सिस्टम। ठीक है, लास्ट आता है अपने पास में 26 जो होता है वो सुपरविजन ऑफ फायरवॉल सिस्टम, उसका एनएपी कोड कितना होता है 2626। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि लॉग आउट को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए लोटो के नाम से, बी ऑटो, सी नोटो और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को निकालना है कि लॉक आउट को किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोटो। लॉक आउट को लोटो के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो लॉक आउट एंड टैग आउट, ये एक सुरक्षा, जब भी हमें किसी भी जो खतरनाक इंडस्ट्री फैक्ट्री जो होती है उस स्थान के ऊपर इसे लॉकआउट टैग आउट का यूज मुख्य रूप से करते हैं। इसके अंदर जब भी जो खतरनाक बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनकी मेंटेनेंस करनी होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, ये एक लॉकआउट टैग आउट का जो है मार्क दे देते हैं, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आए तो उसको देख करके ये पता लगा सके ये जो मशीन है इसकी मेंटेनेंस का काम जो है वो हो रहा है, तो उसको वो चालू नहीं करे। तो इसी कारण से सुरक्षा के लिए इस लोटो का यूज हम करते हैं, लॉकआउट टैग आउट। और जब भी उसकी मशीन की मरम्मत मेंटेनेंस कर ली जाती है उसके बाद में तुरंत उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में स्टेबलाइजर, कि स्टेबलाइजर का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए अस्थिर रखना, बी स्थिर रखना, ऑप्शन सी आग को फैलाने वाला और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सब। तो स्टेबलाइजर का अर्थ क्या होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेबलाइजर का अर्थ होता है स्थिर रखना, स्थिर रखना। स्टेबलाइजर जो एक केमिकल होता है जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर डाला जाता है। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ये स्टेबलाइजर जो केमिकल होते हैं वो डालते हैं, ताकि जो फोम है वो कुछ समय तक आग के ऊपर टिका रहे। उसी स्टेबलाइजर के कारण जो फोम है वो गाढ़ा होता है और अधिक टेम्परेचर तापमान सहन करने की क्षमता उसके अंदर आती है। तो स्टेबलाइजर का अर्थ होता है स्थिर रखना। और एक स्टेबलाइजर होता है बिजली का, बिजली का भी एक स्टेबलाइजर होता है, तो वो भी क्या करता है, उस कम बिजली को अधिक बिजली के अंदर कन्वर्ट करता है और एक स्थान के ऊपर उसको स्थिर रख रहा है, एक जगह के ऊपर उसको रोके रखने का काम करता है। तो उसको भी हमें ध्यान में रख के और इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर टाइप फायर जो एक्सटिंग्विशर है उसकी डिस्चार्ज नोजल कितने डिग्री एंगल के ऊपर लगी होती है। डिस्चार्ज नोजल कुछ इस प्रकार से, जैसे ये वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इस डिस्चार्ज नोजल के बारे में पूछा है कि इसकी जो डिस्चार्ज नोजल है वो कितने डिग्री एंगल के ऊपर लगाई जाती है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी है 80 डिग्री। तो वाटर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसकी डिस्चार्ज नोजल कितने डिग्री एंगल के ऊपर लगी होती है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री एंगल के ऊपर लगी होती है, जिसके द्वारा जो पानी जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है उसी को हम किसके नाम से, डिस्चार्ज नोजल के नाम से जानते हैं। तो इसी के बारे में इसने पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि किसी पदार्थ की आग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन ए फायर रेजिस्टेंस, बी फायर एक्सटिंग्विशर, सी कंबिस्टिबिलिटी और ऑप्शन नंबर डी है इनकम्बिस्टिबिलिटी। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को निकालना है कि किसी पदार्थ की आग की प्रतिरोधक क्षमता क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायर रेजिस्टेंस उसको कहा जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग को बुझाने का उपकरण होता है उसको बोला जाता है। इसके एनएफपीए कोड की मैं बात करूं तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का एनएफपीए कोड कितना होता है, 10 होता है। कंबिस्टिबिलिटी या इनकम्बिस्टिबिलिटी, देखिए कंबिस्टिबल जो मटेरियल होता है वो हम बोलते हैं जलने वाले को, और इनकम्बिस्टिबल जो अज्वलनशील होते हैं।
हो सकता है कभी भी पूछा जाए कि कंबस्टिबल जो मटेरियल है वो कितने डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है जलना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी लिख देंगे 750 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वो जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि जब कंक्रीट लोहे की सरिये या फिर लोहे की जाली जिसके अंदर लगाई जाती है तो उस कंक्रीट को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बीम, बी रेनफोर्स कंक्रीट, सी कंक्रीट और ऑप्शन नंबर डी है दीवार। तो इन चार ऑप्शन में हमें आंसर को निकालना है कि जो कंक्रीट है उसके अंदर लोहे की जालियां सरिया डाल करके जो बनाया जाता है उसको किसके नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनफोर्स कंक्रीट के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, बात करूं मैं कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीट के प्रकार कितने होते हैं, तो कंक्रीट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होगा रेनफोर्स कंक्रीट और दूसरा जो होता है वो होगा प्लेन। कौन सा? प्लेन कंक्रीट कहलाता है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटिव पूछा गया था, ठीक है, दीवार के बारे में पूछा गया था कि दीवार कितने प्रकार की होती है 2016 के एग्जाम में। तो कंक्रीट दो प्रकार के हैं, सबसे पहले रेनफोर्स कंक्रीट और दूसरा होता है प्लेन कंक्रीट। रेनफोर्स कंक्रीट जिसके अंदर रोड़ी बजरी सीमेंट वगैरह जो होती है पानी के साथ में उसको मिक्सअप तैयार करके और उसके अंदर की तरफ क्या करते हैं, लोहे की या तो जाली या फिर लोहे की जो सरिया होती है वो उसके अंदर डाला जाता है। और प्लेन कंक्रीट जिसके अंदर सिर्फ रोड़ी बजरी सीमेंट और पानी का घोल से जो बिल्डिंग तैयार होती है तो उस स्थान के ऊपर कौन सा होता है? प्लेन कंक्रीट होता है। अब मैं बात करूं टेम्परेचर सहन करने की क्षमता किसके अंदर होती है, तो सबसे अधिक जो कंक्रीट के अंदर टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होगी वो प्लेन के अंदर होती है। इसमें प्लेन कंक्रीट के अंदर होती है टेम्परेचर सहन करने की क्षमता। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में कि दीवार कितने प्रकार की होती है, तो दीवार भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी? एक तो लोड बेरिंग वाल और दूसरी होती है पार्टीशन वाल। लोड बेरिंग वाल जो छत के भार को सहन करती है, पार्टीशन वाल जो दीवार भवन या इमारत को दो भागों में डिवाइड करती है। जैसे ये अपने पास में कोई बिल्डिंग है, इसके बीचों बीच जो दीवार लगा देते तो क्या कर देती है, वो से मकान को दो भागों में डिवाइड किया, तो वहां पे कौन सी होगी? वो पार्टीशन वाल। और छत का जो भार सहन करती है वो कौन सी होगी? लोड बेरिंग वाल। तो दो प्रकार की ये होती है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक होता है और एक होता है थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के भी दो प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में LWDC का पूरा रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए लास्ट वर्किंग डे केस, बी लास्ट वर्क डे केस और ऑप्शन सी है लास्ट वर्किंग डे काउंट और ऑप्शन डी है लास्ट वर्क डे काउंट। तो इन चार ऑप्शन में हमें ऑप्शन को निकालना है कि LWDC का पूरा रूप क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लास्ट वर्क डे केस। LWDC लास्ट वर्क डे केस एक फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर 100% पूछी जाएगी, चाहे आप इसको याद करें, नोट करें, कुछ भी करें। एक क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से रिलेटिव जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि चालू बिजली के जो तार होते हैं उसको तोड़ने वाला जो उपकरण होता है वो कौन सा होगा? जो लाइव इलेक्ट्रिसिटी होती है, चालू हालत की बिजली होती है, उस वायर को, तार को काटने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग लेते हैं? ऑप्शन ए है फायरमैन एक्स, ऑप्शन बी सीलिंग हुक, ऑप्शन सी सब्बल और ऑप्शन नंबर डी है बेंडिंग बार। तो कौन से उपकरण का यूज हमें चालू हालत की बिजली के तारों को काटने के लिए करते हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फायरमैन जो एक्स होती है उसका यूज हमें चालू हालत के बिजली के जो तार होते हैं उनको काटने के लिए करते हैं। ठीक है ना, उसको काटने के लिए हमें इसका यूज करते हैं। मैं बात करूं इसके वोल्टेज टेस्ट के बारे में, तो इस फायरमैन एक्स का जो टेस्ट किया जाता है वो 20,000 से 25,000 वोल्टेज के ऊपर इसका टेस्ट करके एक बार देखा जाता है। मैं बात करूं इसके आईएस कोड के बारे में, तो इस फायरमैन एक्स का जो आईएस कोड जो होता है वो होता है 926। ऊपर लिख लेंगे, स्पेस नहीं अपने पास में। तो आईएस कोड 926
फायरमैन एक्स 926। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपने पास में कि आग की मुख्य खुराक किसको माना जाता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर को, ऑप्शन बी ईंधन को, और ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इनमें से कौन सी आग की मुख्य रूप से खुराक मानी जाती है? तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईंधन जो होता है उसको आग की मुख्य रूप से खुराक मानते हैं। देखिए, खुराक हम बोलते किसको? जिसको खाने से एनर्जी मिले हमें। तो उसी प्रकार से जब आग जलती है और खाती है किसको? ईंधन को। तो ईंधन को जब खाएगी तो उसके अंदर एनर्जी होगी, उष्मा उत्पन्न होगी, हीट निकलेगी। तो इसी कारण से जो ईंधन होता है उसको आग का खुराक के नाम से भी जाना जाता है या माना जाता है। ठीक है, यह थी आज की क्लास। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। क्या जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक अपने चैनल के माध्यम से जोड़े, और कुछ भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो, प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन ना समझ में आए तो कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, डायरेक्ट आप उन कांटेक्ट नंबर के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही 2-3 दिन से एक छोटी सी शिकायत आ रही है कि वीडियो जो है वो डिसलाइक बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, कम से कम शेयर ना करो, सब्सक्राइब ना करो तो डिसलाइक भी क्यों कर रहे हो उसको? ठीक है भाई, आप जिस कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है और उसके बावजूद वीडियो डिसलाइक हो रही है। ठीक है, तो आप सभी को मैं यही कहूंगा कि इसको कम करें, और किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके जो है उसको सोल्व करें ना। आपको जितने भी जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, नहीं तो मैं भी तो एक पेड ग्रुप स्टार्ट कर सकता था। आज भी 54,000 रुपए का ऑफर आया हुआ था, कल भी ऑफर आया हुआ था। तो पैसे किसको अच्छे नहीं लगते? सिर्फ मैं तो एक ये चीज लेके चल रहा हूं कि हां किसी का भला हो, नहीं तो पैसे बहुत है मेरे भाई। तो इसलिए आप सभी को यही कहूंगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास मिल रही है उसका अच्छे से आनंद ले, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। ठीक है, तो सिर्फ यही कहूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।